we will see that how to compute beta from live data. Okay, how to compute beta from live data, that we will see. So the first thing, please log in fast and I have started the meeting. So log into Yahoo Finance as well. Open the browser, open Yahoo Finance. So type in any index like BSE or Sensex. Okay, so see, you are getting a particular index information. Can you see my screen? BSE Sensex. So click on it. So it is saying that right now the index is at 55,422.22, correct? And there you will see one tab called historical data. See, my cursor is on historical data. Just click on it. Now, once you get to the historical data, just scroll a little bit down and you will see that there are three particular menus. One is time period, another is show, and another is frequency. So you need to go to frequency and change it to monthly. You need to go to frequency and change it first to monthly, and then come to the time period. Come to the time period and change it to 5 years. Change it to 5 years. Okay. So we have taken 5 years, that is from 2nd March 2017 to 2nd March 2022 data. And once we have got this information, now one thing what you can do is you can download this data. Apply. आ गया? आप लोगों के पास अगर आ जाए तो आप लोग डाउनलोड करें। हाँ, यहाँ पे सीधे पेस्ट है कि आप पेस्ट ही कर लो इस डेटा को। एक मिनट में साइन इन करके देखता हूँ। Yes, we are calculating beta. Just for a while, let me just log in.
जस्ट एक मिनट, पहले तो डाउनलोड करने के लिए देता था, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। एनएससी का करके देखो एक बार, निफ्टी का आ गया है मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ, निफ्टी 50 लिख के देखो। तो सेम टाइम पीरियड 5 इयर्स का सिलेक्ट करना, हिस्टोरिकल प्राइसेस, फ्रीक्वेंसी मंथली रहेगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन अप्लाई के नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक कंपनी का जस्ट स्टॉक ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल टीसीएस। ओके, और टीसीएस जब आप टाइप करोगे तो याद रखना, मेरे स्क्रीन में एक बार देख लीजिए आप सब लोग। हाँ, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ ऑल ऑफ यू? सो हेयर टीसीएस जो आईएल बोल के है, तो उसको आप सिलेक्ट करना, क्योंकि याहू इज यूएस कंपनी, राइट? तो वहां पे टीसीएस आईएल स्टैंड्स फॉर टीसीएस इंडिया लिमिटेड। ओके, ऊपर वाला टीसीएस वो मत करना, ठीक है? वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली लिस्टेड है। हाँ, तो ये सर इसमें आईओबी लिखा है इसमें। ये tcs.il के आगे एंड पे equity.id भी लिखा है, मतलब आईओबी। आईओबी एक अलग एक्सचेंज है। ओके, जो भी एक्सचेंजेस हैं वो एक्सचेंजेस साइड में लिखा हुआ होता है। अब देखो यहाँ पे एन जो tcs.ns बोल के लिखा हुआ है, तो वो एनएससी इंडिया में लिस्टेड है। देखो इक्विटी एनएसआई बोल के लिखा हुआ है। सिमिलरली एकदम जो ऊपर वाला टीसीएस है, तो इक्विटी एनवाईक्यू बोल के लिखा है, तो ये न्यूयॉर्क में कोड है उसका। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में वो लिस्टेड है। तो अभी फिलहाल के लिए हम, हाँ, एनएस वाला हम लेंगे। एनएस वाला लेने के बाद फिर हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में सेम हम वही सेम मेथोलॉजी यूज करेंगे। 5 ईयर डेटा हम लेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी जब आएगा तो हम मंथली लेंगे, एंड देन अप्लाई, एंड देन वी विल डाउनलोड द डेटा। ओके, तो डेटा हमने डाउनलोड कर लिया है। अब
ओपन अ रॉ एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हमें कुछ चीजें पेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या पेस्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं एनएससी का डेटा खोल लूंगा। वहां से डेट और क्लोजिंग प्राइस, ये दोनों चीज हम लेंगे। ओपन हो गया। ना, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, हाँ, एनएससी वाले से उठाइए। उठा के जो ब्लैंक एक्सेल शीट है वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड सिमिलरली आप टीसीएस वाले का भी जो डेटा है, टीसीएस में भी वही डेट एंड क्लोजिंग को आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। राइट, अब कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के फिर दोनों कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, एक डेट भी और एक साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी। ठीक है, सो वंस यू डू दैट, अब ऊपर एक छोटा सा रो ऐड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो क्लोजिंग के ऊपर, जस्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एनएससी या सॉरी निफ्टी 50 एंड यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो टीसीएस का है तो वहां पे टीसीएस। करेक्ट, क्लियर है? देखो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, सब लोगों को? अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा सारा जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बीच बीच में डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है एंड उस दिन कोई ट्रांजैक्शन, sometimes it also happens that in between there is a dividend declaration and such entries are also shown there, so we need to eliminate those data points. See, on 3rd 3/1/2022, okay, it is actually in reverse chronology it is written. Okay, first is month, second is date, and the third is year. So on 1st March 2022 there was no transaction, correct? See the last data point, null, null. Okay, so that's why I need to eliminate this data point. So I eliminated it so that now data is uniform in both the cases. Is it clear? Is it clear? हाँ, 1st मार्च को वो मैंने नल नल बोल के आ रहा था। देखो अच्छे से देखो, शायद आपने डेटा रिफ्रेश नहीं किए होंगे तो आपने डेली डेटा उठा लिया। तो वंस यू डू दिस, करेक्ट, मंथली डेटा जैसे ही आपने कर लिया तो एक ये डेट तो दोनों का ही सेम है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या, एक डेट कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तो नाउ माय डेटा इज यूनिफॉर्म। देखिए मेरा डेटा यूनिफॉर्म है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न्स कैलकुलेट करूंगा।
तो यहाँ पे मैं रिटर्न्स बोल के लिखूंगा एंड रिटर्न्स किस किस के लिए, एक इंडेक्स के लिए और एक टीसीएस के लिए. सो राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दूंगा. नेक्स्ट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस -1 और यही सेम फॉर्मूला मैं क्या यहाँ पे भी एक्सटेंड करूंगा एंड इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा डबल डिजिट्स में रखूंगा एंड इस तरीके से मैं मंथली जो रिटर्न्स हैं वो मंथली रिटर्न्स मैं कैलकुलेट कर लूंगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले क्या, जो वही सेम फॉर्मूला करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस -1, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैं ड्रैग कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, डबल डिजिट्स में रखा एंड डबल क्लिक कर दिया, तो सारा क्या मेरा रिटर्न्स कैलकुलेट. ड्रैग कर सकते हो, बेस्ट इज शॉर्टकट ही. अगर मान लो कि यहाँ पे तो सिर्फ 5 साल का डेटा है, अगर मान लो कि 15 इयर्स का डेली डेटा होता. हाँ एग्जैक्टली, और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं मेंटेन होता. ठीक है, हाँ जस्ट डबल क्लिक तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाए. नाउ वंस आई डू दिस, सो माय रिटर्न्स आर रेडी. अब मुझे रिटर्न्स के साथ क्या, अब बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बीटा मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ. कैसे, एक बीटा का फॉर्मूला विच आई हैव शोन यू अर्लियर क्या था, कोवेरिएंस ऑफ ith स्टॉक विद मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट. हाँ बिल्कुल करो, इसीलिए तो हैंड्स ऑन करा रहा हूँ. So if you look at the formula of beta, कैलकुलेट कर लिया, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ. हाँ this upon this, अच्छा this upon this, current value divided by हाँ तो डाउनलोड करो, डाउनलोड करो. आप फिर आप एनएससी यूटिलिटी करो. ऐसे इंटरमाइंड से नहीं होगा ये वाला. उसी तरीके से फाइल स्टार्ट डाउनलोड करो. सभी मेरी वैल्यूज को लगा दो. टीसीएस वो एन वाला आईएन वाला है ना, उसके नीचे एनएस वाला नो टीसीएस सर, इसमें वो आईएन वाला ये वाला एनएस वाला एनएस वाला इसी तक. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, आप लोग एक बार देख लो फिर करते रहना, टाइम दूंगा मैं करने के लिए. बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू कोवेरिएंस आईएम बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट, यही फॉर्मूला था. तो यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ, फर्स्ट चीज जो मैं निकालना जा रहा हूँ, कोवेरिएंस ऑफ आई कॉमा एम निकालूंगा मैं, एंड सेकेंड क्या, वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालूंगा. सो हियर
मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा तो कोवेरियंस, ठीक है, जैसे ही कोवेरियंस लिखा तो देखो कोवेरियंस बोल के आ गया। अब आप क्या यूज करोगे, कोवेरियंस ऑफ पॉपुलेशन या सैंपल। कोवेरियंस ऑफ हम सैंपल को यूज करेंगे क्योंकि ये सैंपल डेटा है। तो सैंपल किसका होगा, ऑफ ith स्टॉक। ith स्टॉक क्या है, टीसीएस, कॉमा एरे 2 क्या होगा, ऑफ मार्केट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेरियंस मेरा आ गया। फिर सिमिलरली क्या वेरिएंस हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या वैर बोल के हम टाइप करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ क्या सैंपल। अब यहाँ पे वेरिएंस हम किसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट का। तो द मार्केट का क्या है यहाँ पे, निफ्टी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ बीटा। तो बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। तो यहाँ पे 0.61 मेरा मंथली बीटा आ गया। अब इसी को अगर ईयरली बीटा में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करोगे आप, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो टीसीएस का जो बीटा ईयरली बीटा है, ईयरली बीटा ऑफ टीसीएस कितना आया, 7.3, ये आपका आ गया। सो दैट मीन्स यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज एन एग्रेसिव स्टॉक। इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स क्या, हाँ वेरी एग्रेसिव स्टॉक। तो इसलिए इसका प्राइस भी तो इतना हाई है ना। अब सिमिलरली देयर इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीटा। क्या है क्या था वो, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप। तो स्लोप बोल के नोन वाइज एंड नोन एक्सेस। हमारा y कौन सा है, नोन y, हम किसे रिप्लेस करना चाहते हैं, टीसीएस के रिटर्न को विथ, बट यहाँ पे सिंस दो स्टॉक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी x या y चूज करो। तो देखो यहाँ पे बीटा आपका कितना है, 0.61, 3362 सेम है, राइट। So this is another formula for, but this is monthly. Okay, this is monthly. One should not forget it. And this is yearly beta. Similarly, जैसे ही आपको बीटा मिल गया, आप क्या, आप अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो, अल्फा भी तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्या होगा, क्या था अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, y bar minus beta into x bar, y bar that means mean of y minus beta into x bar। तो y यहाँ पे क्या है, मार्केट है, ठीक है, x क्या है, स्टॉक है, सिक्योरिटी है। तो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न ऑफ y, जिसे हम y बार बोल रहे हैं, वो क्या है, निफ्टी है। सो इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज किसका, निफ्टी का, एवरेज निकल गया। सिमिलरली क्या, x bar which is what, TCS आपका, which is equals to again average, देखो generally TCS is a part of market, right? TCS is a part of market. So what are you trying to do? You are trying to regress the return of the market with respect to TCS. इसी तरीके से कर रहे हो ना, या सॉरी मैंने गलत बोला। Yes, you are right. Y bar is TCS and X bar is Nifty. Exactly, you are right. Sorry. क्योंकि TCS का रिटर्न हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं with respect to market, right? So now what we will do that alpha, and this is monthly alpha, okay? जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, monthly alpha
विल बी इक्वल टू क्या, वाई बार प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार, यही होगा एज पर फॉर्मूला। सो वाई बार क्या है 2.24% प्लस बीटा क्या 61.33 मल्टीप्लाइड बाई 1.18। बाप रे बहुत ज्यादा हो गया। चलो इन दोनों को ही अभी डेसिमल में रखते हैं। अब सारी चीज डेसिमल में है। नाउ इफ आई कंप्यूट परसेंटेज it will be 2.96% alpha. Marker. See, from the method of least squares, y bar plus beta into x bar, ये तो है ना, यही फॉर्मूला है। ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है y hat is equal to alpha plus beta into x hat, ये तो प्रेडिक्टेड वैल्यू की इक्वेशन है, करेक्ट। फिर उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स जब आप लगाते हो तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, समेशन y equals to n alpha plus beta into summation x, ये पहला इक्वेशन होता है। Since there are two unknown variables, तो इक्वेशन का सेट कुछ इस तरीके से और एक इक्वेशन भी बनता है, उसमें है क्या समेशन x से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाला इक्वेशन को तो इस तरीके से फॉर्म आ जाता है, तो अल्फा समेशन x प्लस बीटा समेशन x स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एम्पिरिकली अगर आप इसे सॉल्व करते हो राइट देन यू विल गेट इस तरीके का फॉर्म, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा, आई थिंक आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, मेरे को नहीं। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, जो मैंने किया एक छोटा सा गलती कर दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा एंड नाउ योर अल्फा इज 1.51% मंथली। सो ईयरली कितना होगा, अल्फा ईयरली कितना होगा इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय this value 1.15, so it will be around 18%. So this is a good stock to invest. अगर TCS का यहाँ पे अल्फा 18.7% है एंड बीटा 7.3 है, तो शार्पे रेशियो कितना हुआ, शार्पे रेशियो या ट्रेनर्स रेशियो कौन सा होगा, शार्पे रेशियो तो होगा ना, शार्पे इज अल्फा बाय बीटा या जेनसेंस रेशियो ना, अल्फा बाय बीटा, जेनसेंस इज अल्फा बाय बीटा एंड शार्पे इज टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। भगवान ये आप लोगों को याद रखना चाहिए और मुझे से SP is equal to ER minus RF divided by beta, I think so, and Trenner's ratio जो है तो वो क्या है ER minus RF, ये चेंज नहीं होगा, divided by standard deviation, यही है क्या, देखो जल्दी देखो, आई थिंक शार्पे रेशियो में ये यहाँ पे आएगा और बीटा यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है ना, धारणा तुम्हारा प्रोजेक्ट है इस पे, यही तो है आई थिंक। आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे ना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नहीं सर? यस सर। बोल क्यों नहीं पा रहे यार, नहीं पढ़ा। और J अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय आई थिंक बीटा, ऐसे ही है ना।
तो जेनसेंस रेशियो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा? Jensen's ratio is equal to alpha divided by the yearly beta. तो ये थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ेगा हमें. 18.17 divided by 7.3. So it is 2.49, मतलब 2.50 times almost आपको रिटर्न दिए जा रहा है. So that means it is good. 2.5 times it is beating the market. If you take 1 unit of systematic risk, then the reward is 2.5 times. So this is fair enough for you to invest in this stock. Then an investor should invest in this stock. Correct? तो इस तरीके से आप क्या पोर्टफोलियो मैपिंग कर सकते हो. एंड पोर्टफोलियो मैपिंग के बाद इसी तरीके से 4-5 स्टॉक लेके आप एक एसएमएल कंस्ट्रक्शन जानते हो ना, ये सारी चीज तो कराया होगा आपके मैम ने. एसएमएल सीएमएल कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड किए थे ना. हाँ, तो ये सारा चीज एक बार आप लोग फिर से कोशिश कर लेना एंड देखना कि सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. तो आई थिंक यहाँ पे हमारा बीटा का डिस्कशन खत्म हो गया. यस, नो, कांट से. हाँ तो बनाओ, अब बनाओ. अब इसी तरीके से 4 और सिक्योरिटी आप लोग डाउनलोड करो मंथली एंड उसका आप बीटा निकालो, बीटा एनालिसिस करो. करके दिखाओ मुझे अभी. हाँ, कोई भी और 2-3 सिक्योरिटी डाउनलोड करो. वही निफ्टी का तो डाटा है उसी के. हाँ, अब उसी के साथ आपको ऐड करके जाना. हाँ करो ना. सबका सिक्योरिटीज अलग होना चाहिए. कर लो, पूरा कर लो ना, एक पूरा करके फिर डाउनलोड कर लो डेटा. तो करो, वो भी कर लो. जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. क्या पार्टिकल्स घूम रहा है. सुबह खाली पेट के राइट. हाँ वही चीज है. चलो वो सब रेस्टोरेंट की बात छोड़ो. अभी ये ये सारा चीज आपको आना चाहिए. और एफिशिएंट फ्रंटियर एनालिसिस करो. बीईए से एफिशिएंट फ्रंटियर भूल भी जाते हैं ना, टाइम भी काफी हो ज्यादा. चलो डाउनलोड कर रहा है. वो बीटा देखिए. ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा देगा. Anyways, you guys do it. I will move on to the next topic. अब इसी तरीके से मान लीजिए कि एक नया आईटी कंपनी है. न्यू आईटी कंपनी इज देयर बट इट इज नॉट लिस्टेड. तब इसका बीटा आप कैसे निकालोगे? राइट. हाँ, पास्ट डेटा है बट दैट कंपनी इज नॉट लिस्टेड. और ऐसा भी हो सकता है कि उसका डेटा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उसका जनरली डेटा आपको नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. तो उसका कंप्यूटर जो है, तो उस कंप्यूटर का मान लीजिए टीसीएस इज अ कंप्यूटर और इंफोसिस इज अ कंप्यूटर.
and you have to also justify that why their beta is equals to that private company's beta. क्यों? क्योंकि see But उसके लिए तो काफी फैक्टर्स नहीं होते कि कंपनी जैसे TCS is a very big company. बिल्कुल और जो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि size of the company that will matter. everything will matter. Okay. Similarly, whether that particular, say for example, if it is a new firm in the market, they might be taking loan or they might be taking some external financing from someone else. So in that case, that will be known as levered beta. And there is one concept called unlevered beta. So you need to also consider that whether this is a levered firm or an unlevered firm. If you look at the balance sheet of TCS, there is no debt. Infosys and TCS are the only companies, IT companies, which is not seeing that there is no debt. They have not taken debt for I don't know how many years. So but starting with the Huh? Maybe. The But starting अब year, give us but one right idea. now, for the past 5 years, you will not see any debt. So here, the beta which you have calculated is totally what? Unlevered beta or equity beta. It is also known as equity beta. But whereas when you talk about levered beta, it is also known as asset beta. Why? Because, say for example, if I am taking a mortgage, right, it is against an asset or against any collateral. So if it is against any collateral or any particular physical asset, then definitely what? That lever, that is means debt, is equals to the asset portion of the firm. And if it is totally a debt infiltrated company, that means the value of debt is equals to the value of asset of the firm. I think you might have got what I have said. I am saying that just recall the accounting equation. Now, in accounting equation, equity plus debt is equal to assets. Can I write it like this? Yes, sir. Now, if it is a new firm, now in case of a new firm, the equation also holds the same. But if it is not listed, that means the equity portion gets wiped out. Only the debt is taking place, and debt is only guaranteed against the assets of the firm. So D is equal to A. So now putting forcefully beta, I can say the beta of debt is equals to the beta of the asset. That means a levered beta is equals to also known as the asset beta of the firm. Am I making sense? So the same thing you also need to compute or need to understand how can you compute the levered beta and the unlevered beta, because there are two components in it. So in one single company you can also compute the levered as well and unlevered as well, and similarly if it is only a debt firm, then also you can segregate. Correct? So in India, if you do an analysis of these 500 companies or these 50 companies, you need to understand and see that how many firms are levered, are having a levered beta or having a unlevered beta, and what is the ratio of that particular beta. Is the levered beta is having a degree more than 1, or the unlevered beta is having a degree more than 1. So for example, in case of TCS, you are witnessing what? That the unlevered beta is 7.2 yearly. है ना? यही देख रहे हैं हम. But अगर TCS का अंदर डेप्ट रहता, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? Let's understand. So I think we are almost end. So I am ending this meeting, and again let us start a new one.